हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 9 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 9 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि भारत और किस पड़ोसी देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया। तो भारत पाकिस्तान के साथ ये लिस्ट का आदान प्रदान किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत कौन सी भी बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? तो ये तीसरी बार बना है। हाल ही में किस राज्य में दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई? उत्तर प्रदेश में। आर के श्रीराम कुमार जो है उनको संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन से। ठीक है, ये मिला है इनको 2025 के लिए, लेकिन मिला है 2026 में। हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में कौन शामिल है? तो ये 5 देश इसमें शामिल हुए हैं: बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लातविया और लाइबेरिया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी सूरत बना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में कलई टू परियोजना जो कि लोहित नदी पर है उसको मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर कि हाल ही में किस संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने के लिए जो पानी है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेश को लॉन्च किया है? स्वदेश बोले तो एस फॉर सी, डब्ल्यू ए से हो गया आपका वाटर, डी ई से हो गया डिसेलिनेशन और एस से हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया स्वदेश। तो स्वदेश सिस्टम जो है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, मुश्किल माहौल में तैनात जो सैन्य कर्मी है उनके लिए उनके पीने योग्य पानी को सही करने के लिए, पीने योग्य जो भी गंदा पानी है उसको पीने योग्य पानी बनाने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या? तो डीआरडीओ ने ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम विकसित किया है, इसका पूरा नाम, तो पूरा नाम है सी वाटर डिसेलिनेशन सिस्टम। ठीक है, यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी जो है उनके पीने योग्य बनाने वाली एक पोर्टेबल और शक्तिशाली मशीन है जो कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को शुद्ध पानी प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ऐसे कोई दुर्गम क्षेत्र में इनकी तैनाती है जहां खराब पानी है यानी खारा पानी है, तो यानी उसको पी नहीं सकते, नॉर्मल रूप से उसको नहीं हर इंसान पी सकता है। तो खारा पानी या खराब पानी को भी इस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से इसको शुद्ध किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है ये खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बना सकता है। ठीक है, तो ये विकसित किया गया है रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत और आदर्श वाक्य इनका हो गया बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत करीब 1460 करोड़ रुपए है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमके आई विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के सफल परीक्षण किए हैं। ठीक है, डीआरडीओ ने मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच को किसने डिजाइन किया? किसने किया? डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। इसको काट दीजिए। यानी डीआरडीओ ने मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम जो है यानी हिम कवच उसको डिजाइन किया है। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हवा से सतह पर यानी एयर से सरफेस पर मार करने वाला ये मिसाइल है।
ठीक है। भारत के स्पेस एजेंसी जो है इसरो, ठीक है, इसका नाम इसरो है, जो भारत का स्पेस एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन ईयर कब है? 1969 में इसका फॉर्मेशन ईयर है। बेंगलुरु हेडक्वार्टर, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और वी नारायणन, नारायण नारायणन इसके हेड हो जाएंगे, वर्तमान में इसके प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है। अभी हाल ही में इसरो और नासा के द्वारा दोनों के मिलने से, माने दोनों मिलाकर, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ किया गया है, जो निसार प्रोजेक्ट को लेकर। कौन सा प्रोजेक्ट है? निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको लेकर इसरो और नासा के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है। इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी की यदि बात की जाए तो उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी जो है वर्तमान में आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे। अभी 15 जनवरी आ रहा है, ठीक है, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाएगा। ठीक है। आईटीआई मद्रास, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पर है। इसने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस ओपन किया। कहां? तो जिंजीबार, तंजानिया में। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। 2 जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इनका नाम क्या है? यानी कहने का मतलब है कि जो जर्मनी के चांसलर है ऑफिशियल रूप से भारत में ये पहली बार आ रहे हैं, तो इनका नाम पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जनवरी के महीने में 12 से 13 जनवरी को अहमदाबाद और बेंगलोर का दौरा करने जा रहे हैं। ठीक है। इनका पहला यात्रा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख एजेंडे की अगर बात की जाए तो व्यापार, व्यापार निवेश यानी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। व्यापार निवेश हो गया। इसके अलावा डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए या फिर इस एजेंडे पर बात करने के लिए सम्मिलित हुए। ठीक है। उर्सुला वांडेर, उर्सुला वांडेर जो है और एंटोनियो कोस्टा, ये जो दोनों जो है, अभी जो रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी 2026, ठीक है, तो 26 जनवरी 2026 को ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। एक तो नाम आपको याद रखना है, उर्सुला वांडेर लेन, जो कि कौन है? तो ये यूरोपियन यूनियन के हेड हैं, और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष जो है एंटोनियो कोस्टा, मुख्य अतिथि के रूप में ये दोनों शामिल होंगे। ठीक है। और मार्क कार्नी, ये जो है कनाडा के आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायणन, उर्मिला सत्यनारायण। ये प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना है उर्मिला सत्यनारायण, जिन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मद्रास म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। भारतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। ठीक है। अब देखिए, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं?
तो इसे हम जीके के फॉर्मेट में रिलेट करके याद करेंगे। तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8, जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथक उत्तर भारत से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से और सत्रिया असम से। आपको इसको स्टार मार्क करके वीवीआई करके आप इसको याद रख लें, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक नृत्य के बारे में पूछ ही लेता है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिएगा तो अप्रोक्स एक न एक क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्टैटिक जीके में इसको पूछा जाता है। विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें 2025 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है और इनका रिसेंटली निधन हो गया है, विनोद कुमार शुक्ल का। साधु भद्रेश दास, अगर इनकी बात की जाए तो इनको 2025 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आर के राम कुमार, इनको संगीत कला निधि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां से हम लोग रिसेंट अवार्ड और ऑनर की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जैसा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला, फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, फ्रांस का सेवेरियर पुरस्कार थोटा थरानी, पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को मिला है, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को, बुकर पुरस्कार किसको मिला? डेविड जिले को मिला है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह को मिला, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को मिला है, 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, एबेल पुरस्कार मासाकी काशीवारा, 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्रोसल को मिला, संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार को, पृथ्वीधर पुरस्कार लियू जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को, कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार किसको मिला? सुनील अमृत को, सखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की मिजिया अमाग्लोवेली को मिला है, और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंती विष्णु नार्लिकर को मिला है, जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है? किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये घोषित किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन छूट गया है, तो किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है? ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है 2026 का, इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या कहलाता है, रेंजलैंड्स एंड पेस्टोलिस्ट्स घोषित किया गया है। ठीक है, कब का? 2026 का। अब ये किस पर्पस से घोषित किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य जो है, दुनिया भर में चारागाह भूमि और पशुपालकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने यह डे घोषित किया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जिसका फॉर्मेशन ईयर 1945, 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन ईयर। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटरस इसके हेड हो जाएंगे, और इसके 193 मेंबर कंट्री है। कितने? 93।
और 193वां क्रम के जो मेंबर कंट्री है वो कौन है? साउथ सूडान। ठीक है। अगर साउथ सूडान से रिलेट करें तो पिछले साल का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें कि साउथ सूडान जो है सबसे लास्ट में था। किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है। इसमें भारत का जो रैंक था वो कितना था? 130। भारत 130वें स्थान पे था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में। ठीक है। अब हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई डे क्लियर किया जाता है, क्या ये क्वेश्चन बनता है? तो हाँ, 100% यूनाइटेड नेशन जो है हर वर्ष उस वर्ष को किसी रूप में घोषित करता है। जैसे कि 2026 को चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया। ठीक है। तो इसी तरह से हर वर्ष को किसी न किसी रूप में यूनाइटेड नेशन हर साल घोषित करता है और ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन अगर उठाकर देख ले तो इसमें ये क्वेश्चन एज इट एज पूछा गया था, ये 2024 वाला। ये अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स किस वर्ष को घोषित किया गया था? ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स के रूप में इसको घोषित किया है। किस वर्ष? हम 2024 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2024 को किस रूप में घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स के रूप में 2023 का जो वर्ष है ये भारत का ही प्रस्ताव पर इसको अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। अब जो यूनाइटेड नेशन जो है इसने 2025 का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ये 3 को किया है। 2025 का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ये 3 को। पहला अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स। दूसरा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और तीसरा ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। कौन सा देश व्यापारिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? तो ये है अपना ही देश भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये बायो बिटुमेन है क्या? देखिए ये बायो बिटुमेन है क्या? तो देखिए बायो बिटुमेन एक पारंपरिक पेट्रोलियम आधारित ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव आप इसे कह सकते हैं। इकोनॉमिकल फ्रेंडली जो है अल्टरनेटिव आप इसको कह सकते हैं। जो कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं जैसे ये वनस्पति तेल हो गया, पराली यानी कि जैसे क्या कहलाता है जो वनस्पति तेल आपका हो गया, पराली यानी जो फसल के जो अवशेष बच जाते हैं उसे पराली कहते हैं। शैवाल हो गया। ठीक है। लकड़ी का घटक जो बनता है वो हो गया आपका। ठीक है। इसी तरह से इसको उपयोग में लाया जाता है। इसका तो उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि सड़क के निर्माण और जलरोधी कामों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जिससे प्रदूषण कम होता है और जीवाश्म ईंधन पर जो है निर्भरता इसका घटता है। ठीक है। तो ये जो बायो बिटुमेन है इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल एक तो डामर जो कि सड़क पर इस्तेमाल होता है यानी नॉर्मल भाषा में उसको हम लोग अलकतरा कहते हैं। ठीक है। तो जो सड़कों पर इस्तेमाल होता है इसमें किया जाता है सड़क निर्माण में। फिर ये वाटर प्रूफिंग में छल्ले और छत और
अन्य संरचनाओं में जलरोधी परत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि भारत जो है ये व्यवसायिक रूप से कॉमर्शियली बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है। बात किया जा रहा है दुनिया के पहले देश का। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना है इजराइल। हाल ही में किस देश ने स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबाम लागू किया? यूरोपियन यूनियन। 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की है स्विट्जरलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना रूस। दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च किया चाइना ने। दुनिया का पहला 10 यानी 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है चाइना ने। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाला ऑर्बिट में, कहा ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया? चाइना ने। सिलिकॉन मुक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। किस देश ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? भारत। दुनिया का पहला व्यवसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? डेनमार्क। डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है सूरीनाम। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट इटली ने बनाया। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला हो जाएगा। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है सऊदी अरब में। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धारमैया निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल को पार करके कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक के जो वर्तमान समय में जो सीएम है वो सिद्धारमैया है। तो सिद्धारमैया जिन्होंने अभी हाल ही में देवराज उर्स जो है इनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है सबसे लंबे समय तक एज अ सीएम के रूप में सर्विस देने के मामले में। ठीक है। तो इन्होंने अपने कुल कार्यकाल में लगभग 7 साल 8 महीने सेवा पूरा किए हैं। और इस मामले में देवराज उर्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु में देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस 3D पोस्ट ऑफिस मैंने आप लोग को बताया है। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पे है बेंगलुरु में ही। ठीक है। और ये वृषभावती नदी के किनारे बेंगलुरु जो है एक मिनट बेंगलुरु जो है वृषभावती नदी के किनारे
बसा हुआ है। अ, ठीक है, वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बनरहट्टा, ये जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ये सब कर्नाटक से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पीरियड लिफ्ट देने वाला देश का पहला राज्य, पीरियड लिफ्ट देने वाला देश का पहला राज्य आपको कर्नाटक है, और मृत्यु का अधिकार देने वाला भी पहला राज्य आपको कर्नाटक ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। पाकिस्तान में हाल ही में खोजे गए कुषाणकालीन सिक्के किस शासक के हैं? ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो कुषाण काल के समय में जो सिक्के खोजे गए, ये किस वंश के शासक के थे? सॉरी, वंश तो हो ही गया, कुषाण काल, कुषाण वंश के किस शासक के थे? ठीक है, तो अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो खोजे गए हैं, ये कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के हैं। तो ऑप्शन सी इसको कर ले। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिक्के देखिए, पाकिस्तान में पुरातत्वविदों के रावलपिंडी ने पुरातत्वविदों जो थे, वो रावलपिंडी के तक्षशिला के पास भीर टीले पर 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लेपिस लाजुली के टुकड़े खोजे हैं। ये सिक्के अंतिम महान कुषाण शासक में से एक, जो राजा वासुदेव के काल के। ठीक है, यह खोज ईसा पूर्व के प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान इस क्षेत्र के प्राचीन व्यापारिक संबंधों, धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है। ठीक है, यहाँ से स्टैटिक जीके अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ पर कुषाण वंश का बात किया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे कुजुल कड़फिसस। ठीक है, जिसने कि भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट चले हम लोग। तो ये निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया? ठीक है, ये भारत ही बना है। कौन सा बना है? भारत। भारत का जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है। ठीक है, लगभग पूरा 70,000 किलोमीटर का ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से चलता है। नवंबर 2025 तक नेटवर्क का 99% से अधिक हिस्सा जो है इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। भारतीय रेलवे रेलवे ने नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया है। ठीक है, यदि बात की जाए इंडियन रेलवे की, तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में इंडियन रेलवे के मंत्री हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे आपका सतीश कुमार। ठीक है, जबकि आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक जो कुछ समय पहले ही बनाई गई है, सोनाली मिश्रा। कौन? सोनाली मिश्रा हो जाएगी। ठीक है, यहां से अगर हम रेलवे के करंट अफेयर की अगर बात की जाए, तो देश के पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलेगी। कौन सी ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है? तो नमो भारत। केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत भूटान के किन दो प्रमुख शहरों को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा? गेलेपू और साम्त से। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वाराणसी। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल रन किया। इसे भारत ही इसे भारत ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। ये कट के यहाँ आ गया है। ठीक है,
यहाँ से इसको ले ले। ये भारत का ही नहीं, सिर्फ एशिया का सबसे लंबा मालगाड़ी माना जा रहा है। और यह ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबा यानी 4.5 किलोमीटर लंबा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी बन गई है। पूर्वोत्तर की चौथी राज्य की राजधानी कौन बनी है? आइजोल। ठीक है। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है। किस राज्य में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी मिली? तो ये बिहार में। ठीक है। यहां से स्टैटिक जीके रिलेट करेंगे। अब आपको बताना क्या है कि बिहार वाले जो स्टूडेंट है, जरा इसकी दूरी भी बता दीजिए। ये जो आपका बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन जो है, इसका जो दोहरीकरण की मंजूरी मिली है, तो इसका डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, कि डिस्टेंस कितना है। ऑप्शन मैं दे देता हूं, 102 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, 106 किलोमीटर या 108 किलोमीटर। ठीक है। एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटी है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। नेक्स्ट चले कि निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये शुरू हो चुका है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। ठीक है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला वर्ष 2026 में एक नए बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका नाम हो जाएगा सरस मेला। तो 2026 में इसकी शुरुआत 8 जनवरी को हुआ है और 18 जनवरी तक चलेगा। ठीक है। इसको 8 बना लीजिए। ठीक है। 8 जनवरी को शुरू हुआ है और 18 जनवरी तक चलेगा। फरीदाबाद। यहां से फरीदाबाद में एक क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है। फरीदाबाद में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सूरज कुंड मेला जो है यहाँ पे हर साल लगता है। कहाँ? फरीदाबाद में। नेक्स्ट चले। 10 किस राज्य में, सॉरी, किस राज्य में कैला कैलामड़िया मिजोरमेंसिस नामक नई रीड सांप प्रजाति की खोज की गई? तो इसकी पुष्टि अभी हाल ही में मिजोरम में किया गया है। कहा? मिजोरम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं। ठीक है। कैलामड़िया मिजोरमेंसिस, ये सांप, न्यू रीड स्नेक स्पेसीज। ठीक है। तो चर्चे में है मिजोरम में नई रीड स्नेक प्रजाति, इसका वैज्ञानिक नाम है कैलामारिया मिजोरेमेंस मिजोरेमेंसिस, स्थान मिजोरम भारत में। इसका प्रकाशन यानी इसको प्रकाशित कौन किया पत्रिका में? तो जूटेक्स, जूटेक्सा जो है, इसको अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका में इसको प्रकाशित किया है। और इसका संरक्षण किया जा रहा है लिस्ट कॉर्नसन आयुसीएन के द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग प्रमुख खोज। प्रमुख खोज की अगर बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला है, जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष यानी जुरासिक काल पुरानी मानी जा रही है। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? तेलंगाना में। हेप्टाप्ल्यूरम एसामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति कहां खोजी गई? तो असम में। किस राज्य में एस्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नाम का सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम में। जोग्राफेट्स मैथ्यू नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई? केरल में। मेढक की एक नई प्रजाति अमोलोप्स सिलांगा, अमोलोप्स सिलांग की खोज की गई मेघालय में।
बैंडेड रॉयल तितली एक दुर्लभ तितली प्रजाति खोजी गई है त्रिपुरा में। यूथालिना मलकाना नाम की एक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई अरुणाचल प्रदेश में। गार्सिनिया गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति खोजी गई असम में। लेप्टोबैक्टीरियम आर्यटियम नामक एक नई मेढक प्रजाति खोजी गई है असम में। पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया तमिलनाडु में। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। और दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया फ्रांस में। दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? नॉर्दर्न ग्रीन, जो कि अमेजन में है। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा अमेजन में खोजा गया। ठीक है, कल का तो सवाल था आपका कि किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम कुमार साहू। दूसरा सवाल था आपका कि 52वें क्रम का जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा आपका फ्रांस। ठीक है, आज का आपका सवाल है कि किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया है? इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और जो भी प्रश्न हम आपसे पूछते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।